हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद DK95। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सीटेट में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए CDP के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में हैं। आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा और लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि बाल विकास की प्रमुख विशेषता क्या है। बाल विकास की अगर प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो ये होती है निरंतरता। अगला है कि सीखने के सिद्धांत के जनक कौन है। सीखने के सिद्धांत के जनक की बात की जाए तो वो है थॉर्नडाइक। इसके बाद है अगला कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात होती है तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा के सिद्धांत के जनक कौन है। प्रेरणा के सिद्धांत के जनक हैं दोस्तों अब्राहम मैस्लो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक में नैतिक विकास किसने समझाया है। बालक में नैतिक विकास समझाने वाले थे दोस्तों कोहलबर्ग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतः प्रेरणा का उदाहरण क्या है। अंतः प्रेरणा का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, वो होता है आंतरिक संतोष। यही दोस्तों क्या होता है, आंतरिक संतोष जो होता है ये अंतः प्रेरणा का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है। अगर बात की जाए कि बच्चे की प्रथम पाठशाला तो वो होती है परिवार, और जो स्कूल होता है वो होता है दोस्तों द्वितीय पाठशाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास का मुख्य सिद्धांतकार कौन है। अगर भाषा विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो दोस्तों ये दिए थे नोम चॉम्स्की ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है। व्यवहारवाद का जनक है दोस्तों कौन, वाटसन है। अगला है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले थे अल्बर्ट बंडूरा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि विकासात्मक शिक्षा शास्त्र का संबंध किससे है। विकासात्मक शिक्षा शास्त्र का संबंध दोस्तों किससे है, ये दोस्तों बालक के संपूर्ण विकास से है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा परीक्षण बालक की मानसिक स्तर को मापता है। तो कौन सा स्तर है दोस्तों, वो होता है बुद्धि लब्धि परीक्षण, जो बच्चों के क्या होता है मानसिक स्तर को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का वर्गीकरण किसने किया है। तो दोस्तों वो किया है ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता का प्रमुख उदाहरण क्या है। अगर बात की जाए अधिगम अक्षमता की तो उसका प्रमुख उदाहरण होता है डिसलेक्सिया। इसको पठन संबंधी विकार भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु में भाषा सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो वो होती है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा सीखने की सबसे अधिक क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सा खेल महत्वपूर्ण होता है। तो वो होता है दोस्तों अनौपचारिक खेल। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सा खेल महत्वपूर्ण होता है, अनौपचारिक खेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये होता है दोस्तों अधिगम की प्रगति को मापना मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि बालक में पूर्वाग्रह को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उत्तर है समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालकों में पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा दोस्तों क्या होती है, ये होता है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण का क्या महत्व है। सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण का महत्व होता है बच्चे की रुचि और सहभागिता होती है। अगला है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। तो शिक्षक का मुख्य कार्य होता है बच्चों का मार्गदर्शन करना। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन का सही तरीका क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन का सही तरीका होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इससे क्या होता है बच्चों का मूल्यांकन सही ढंग से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी ग्रेड शिक्षण किस प्रकार का है। तो मल्टी ग्रेड शिक्षण दोस्तों किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा ये होता है एक कक्षा में विभिन्न ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना। अगला है कि बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करने का प्रमुख तरीका क्या है। तो वो होता है दोस्तों सामाजिक मतलब सामूहिक गतिविधियाँ जो होता है सामाजिक कौशल विकसित करने का प्रमुख तरीका। अगला है कि संज्ञानात्मक विकास में मस्तिष्क की भूमिका क्या है। तो मस्तिष्क की भूमिका होती है जानकारी को संग्रहित और व्यवस्थित करना।
अगला है कि शिक्षा में समन्वित विकास का क्या महत्व है। तो शिक्षा में समन्वित विकास का महत्व होता है कि बालकों की सभी क्षमताओं का विकास करना, यह होता है शिक्षा में समन्वित विकास का उदाहरण। अगला है कि सीखने में सुदृढ़ीकरण क्या होता है। तो सीखने में सुदृढ़ीकरण होता है सकारात्मक प्रतिक्रिया से। अगला है कि संवेदनशील अवधि को क्या महत्व है। संवेदनशील अवधि का महत्व क्या होता है, इस दौरान बच्चे तेजी से सीखते हैं संवेदनशील अवस्था में। अगला है कि स्वतंत्र अधिगम का उद्देश्य क्या है। तो ये होता है दोस्तों आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, स्वतंत्र अधिगम का उद्देश्य। अगला है कि कौशल विकास का सही तरीका क्या है। तो कौशल विकास का सही तरीका होता है नियमित अभ्यास और फीडबैक, ये होता है कौशल विकास का सही तरीका। अगला है कि बालक की रुचियों का विकास किस प्रकार होता है। अगर बात की बालक की रुचियों का विकास तो वो होता है दोस्तों अनुभव और प्रयोग के द्वारा सबसे अधिक विकास होता है। अगला है कि कक्षा प्रबंधन का प्रमुख तत्व क्या है। कक्षा प्रबंधन का प्रमुख तत्व क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों अनुशासन और सकारात्मक वातावरण। अगला है कि बच्चों में नैतिक शिक्षा का महत्व क्या है। बच्चों में नैतिक शिक्षा का महत्व होता है उचित वातावरण और सामाजिक जिम्मेदारी, बच्चों में नैतिक शिक्षा का महत्व। अगला है कि विकास की कौन सी विशेषता नहीं है। तो विकास की कौन सी विशेषता सही नहीं, तो वो होता है दोस्तों विकास अपरिवर्तनीय है। ये दोस्तों विकास की सही अवस्था नहीं है। विकास दोस्तों कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है, याद रखिएगा अपरिवर्तनीय नहीं होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि अधिगम में विविधता का महत्व क्या है। तो अधिगम में विविधता का मतलब क्या है। तो ये दोस्तों होता है कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, विविधता का मतलब। अगला है कि बालक में सामाजिक चेतना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। बालक में सामाजिक चेतना का विकास जो किया जा सकता है समूह कार्य और संवाद के माध्यम से किया जाता है। अगला है कि अधिगम में सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव क्या है। अधिगम में सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव क्या है, तो वो होता है दोस्तों सीखने की शैली और दृष्टिकोण पर प्रभाव होता है अधिगम में सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव। अगला है कि प्राथमिक कक्षाओं में कौन सा मूल्यांकन उचित है। प्राथमिक कक्षाओं में कौन सा मूल्यांकन उचित है, तो वो होता है गुणवत्तापूर्ण प्रतिक्रिया और सुधार। अगला है कि बाल विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो होता है वातावरण और अनुभव, बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सकारात्मक वातावरण कैसे बनाया जाता है, तो उत्तर है बच्चों को प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आत्म अवलोकन का महत्व क्या है। अधिगम के लिए आत्म अवलोकन का महत्व क्या है, तो ये है दोस्तों व्यक्तिगत प्रगति को समझना, ये होता है आत्म अवलोकन का महत्व। अगला है कि व्यक्तिगत मतभेदों को कैसे संभालना चाहिए, तो उत्तर है सम्मान और समान अवसर देकर व्यक्तिगत मतभेदों को दूर किया जा सकता है। अगला है कि शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए। तो शिक्षक में प्रमुख गुण होना चाहिए उसे धैर्य और सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए उसका गुण। अगला है कि आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चों की संपूर्ण क्षमता का विकास करना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धि का शिक्षा में क्या महत्व है। तो कृत्रिम बुद्धि का शिक्षा में महत्व होता है कि शिक्षण को व्यक्तिगत और रोचक बनाना होता है कृत्रिम बुद्धि का शिक्षा में महत्व। अगला है कि मल्टीमीडिया का शिक्षण में उपयोग क्या होता है। तो मल्टीमीडिया का शिक्षण में उपयोग होता है किस लिए, कि बच्चों की रुचि और अधिगम को बढ़ाना। अगला है कि बालकों में रचनात्मकता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो उत्तर है स्वतंत्रता और प्रयोग के अवसर देकर रचनात्मकता का विकास किया जा सकता है। अगला है कि कौशल आधारित शिक्षा क्या है। तो कौशल आधारित शिक्षा क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक कौशल सिखाना। ये होता है मतलब कौशल आधारित शिक्षा क्या होती है, व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक कौशल सिखाना। अगला है कि शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का क्या महत्व है। तकनीकी संसाधनों का महत्व होता है अधिगम को सुलभ और प्रभावी बनाना, शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का महत्व। अगला है कि शिक्षण में संवाद कौशल का महत्व क्या है। तो शिक्षण में संवाद कौशल का महत्व होता है दोस्तों प्रभावी और स्पष्ट संचार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ये होता है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो ये होता है दोस्तों नेतृत्व और प्रेरणा होता है शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण गुण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकों को सीखने की शैली का निर्माण कैसे बालकों की सीखने की शैली का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो उत्तर है अवलोकन और परीक्षण के द्वारा सीखने की शैली का निर्धारण किया जा सकता है। अगला है कि प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाई के तरीके का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाई के तरीके का मुख्य उद्देश्य होता है आधारभूत कौशलों का विकास करना। अगला है कि अधिगम में धैर्य का महत्व क्या है। अधिगम में धैर्य का महत्व होता है समझने की प्रक्रिया को समय देना। अगला है कि कक्षा प्रबंधन में नियमों का महत्व क्या है। कक्षा प्रबंधन में नियमों का महत्व होता है अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। क्या होता है? कक्षा प्रबंधन में नियमों का महत्व होता है कि कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। अगला है कि बालक में आत्मनियंत्रण कैसे विकसित किया जा सकता है। तो उत्तर है सकारात्मक प्रतिक्रिया और उदाहरण देकर बालक में आत्मनियंत्रण को विकसित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास और अधिगम में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा विकास सतत होता है और अधिगम अनुभवज्य होता है, याद रखिएगा। अगला है कि मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है इसका मानसिक और भावात्मक विकास होता है मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। अगला है कि कक्षा में बालकों की सहभागिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। उत्तर है रुचिकर गतिविधियों से बालकों में सहभागिता बढ़ाई जा सकती है। अगला है कि बालक की भाषा अधिगम में परिवार की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो उत्तर है प्रारंभिक भाषा कौशल। प्रारंभिक भाषा कौशल में दोस्तों परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है कि अधिगम के लिए सहयोगात्मक गतिविधियों का महत्व क्या है। अधिगम के लिए सहयोगात्मक गतिविधियों का महत्व होता है सामाजिक कौशल और सामूहिकता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में आत्मसम्मान का विकास किस प्रकार होता है। तो बच्चों में आत्मसम्मान का विकास जो होता है सफलता और सकारात्मक प्रतिक्रिया से होता है। अगला है कि समस्या समाधान कौशल कैसे सिखाया जा सकता है। तो उत्तर है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करवाकर समस्या समाधान कौशल सिखाया जा सकता है। अगला है कि बालक के व्यक्तित्व विकास में शिक्षण का योगदान क्या है। तो उत्तर है सामाजिक भावनात्मक और शैक्षणिक विकास होता है व्यक्तित्व के विकास के शिक्षण में योगदान। अगला है कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो उत्तर है बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा में खेल का महत्व क्या है। तो उत्तर है शारीरिक और मानसिक विकास। अगला है कि प्रतिक्रिया का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है सुधार और आत्मविश्वास प्रतिक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। अगला है कि समूह में सीखने का क्या लाभ है। तो उत्तर है सहयोग और सामूहिकता होती है समूह में सीखने का लाभ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम में प्रयास और पुनरावृत्ति का महत्व क्या है। अधिगम में प्रयास और पुनरावृत्ति का महत्व होता है बेहतर स्मरण और समझ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालक में अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है। तो उत्तर है नियमों और सीमाओं के माध्यम से बालक में अनुशासन विकसित किया जा सकता है। अगला है कि शिक्षण में नवीनता का महत्व क्या है। तो उत्तर है रुचि और अधिगम की वृद्धि होती है शिक्षण में नवीनता का महत्व। अगला है कि समस्या आधारित अधिगम क्या है। तो समस्या आधारित अधिगम होता है वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से सीखना। अगला है कि कौशल आधारित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कौशल आधारित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यवहारिक ज्ञान और दक्षता। कौशल आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यवहारिक ज्ञान और दक्षता होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सकारात्मक प्रोत्साहन का महत्व क्या है। तो उत्तर है इससे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अगला है कि मल्टीग्रेड शिक्षण में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है। तो उत्तर है योजना और सहयोग मल्टीग्रेड शिक्षण में सबसे प्रभावी तरीका है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है। तो ब्रेल लिपि के जनक कौन है दोस्तों, वो है लुई ब्रेल। दोस्तों अगर आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन पसंद आए हों और अगला वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।